हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और वीडियो में हम बात करेंगे सक्षम प्रैक्टिस सेट 7 कुछ क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है वो आपको जो टारगेट टेस्ट है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो कुछ ही क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं, तो आपको एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पौधों को पानी से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व, आप सभी लोग जानते होंगे यार कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन है आपके पास कि यार ये पानी से कौन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। देखो, प्लांट्स तीन टाइप से जो है आपके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। एक आपका एयर से ले लेते हैं, एक आपका यहाँ पे सॉइल से लेते हैं, और थर्ड वन आपका यहाँ पे लेते हैं वाटर से। ठीक, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे इसको रिमूव कर दीजिएगा, इसको हटा देना, यहाँ पे इसको वाटर कर देना, क्योंकि मैं वाटर के अभी बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एयर से जब प्लांट्स लेते हैं तो एयर से ये आपका जो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये एयर से लेते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया एयर से प्लांट्स कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो वो ये वाले दो हो जाते हैं। इसी टाइप से अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर पानी हो गया सिंपल, तो H2 और मेरा ऑक्सीजन। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों के दोनों ये आपका वाटर से ले लेते हैं। बाकी सॉइल में आपके पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि सॉइल में आपके पास कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी बृहद पोषक तत्व, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इस टाइप से जो है जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बृहद पोषक तत्व की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं। ध्यान रखिएगा, एन हो गया, पी हो गया और के हो गया। आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये बृहद पोषक तत्वों के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आप याद रख सकते हैं मैग्नीशियम को याद रख सकते हैं और सल्फर, इन्हें याद रख सकते हैं। और कभी कभार कैल्शियम भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है बृहद पोषक तत्वों के अंदर। तो ये चार चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, ये है आपके पास बृहद पोषक तत्व, या हम जिसे मैक्रो न्यूट्रिएंट कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्मॉल या माइक्रो में आता है, जिसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है आपको, जैसे आयरन हो गया, आपके पास जिंक हो गया, यहाँ पे एक बोरोन आता है, कॉपर आता है ना, मोलिब्डेनम आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आयरन हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया। अगर दो तीन चीज़ें भी, मोलिब्डेनम हो गया, अगर आपको दो तीन चीज़ें भी इनमें याद हैं तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यार ये तो हो नहीं सकता है, जिंक वाला हो नहीं सकता, तो आपके पास ऑप्शन ये वाला इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो प्लांट्स के पास जो है ये कुछ पोषक तत्व होते हैं, कुछ अमाउंट में कम होते हैं, कुछ अमाउंट में ज़्यादा होते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन ना हो। सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। किसके बारे में भैया? जो ऑक्सीजन होता है डायटोमिक, आप सभी लोग जानते होंगे इस टाइप से। तो ऑक्सीजन के दो एटम मिले और इन्होंने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल इसने बनाया। तो इसको बताना है कि यार ऑक्सीजन जो है आप सभी लोग जानते हैं कलरलेस गैस होती है और हमारे पास पॉइजनस नहीं होती है। यहाँ पे हम ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं, O3 के बारे में। तो ये आपके पास एक पॉइजनस गैस हो जाती है। ठीक, बाकी आप सभी लोग जानते हैं जो हमारे पास ओजोन होती है यूवी से हमें लेयर जो होती है यूवी से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन जब ये और गैसेस के साथ मिक्स हो जाती है तो ये पॉइजनस यानी ये एक विषैली गैस भी बन जाती है, जो हमारे लंग्स वगैरह होते हैं या स्किन वगैरह होती है, ये उसको इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पे इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें पता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चिकनी मिट्टी के बारे में, क्ले सॉइल। अब देखिए जो क्ले सॉइल होती है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई सॉइल से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉइल से। पहली बात तो ये सॉइल तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। डैम्स भी आप लोगों को पढ़ लेने, क्योंकि लास्ट टाइम अक्सर क्वेश्चन पूछे गए तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल जो भी होती है, सैंडी, क्ले, ये सारे के सारे सॉइलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे इनसे रिलेटेड चीज़ें कि बंगाल वगैरह में, आपके बिहार वगैरह में सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। कौन सी जो हमारे क्रॉप्स होती है किस सॉइल में आपके पास ग्रो की जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बाकी ये तो एक इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, पर चलिए खैर अभी के लिए तो बहुत इतना ही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है यार, जो हमारे पास चिकनी मिट्टी होती है, क्ले सॉइल होती है, इसकी जो मतलब इसके पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े छोटे होते हैं। तो ये होल्डिंग क्षमता इसके पास ज़्यादा होती है वाटर को होल्डिंग की। लेकिन वैसे ही अगर जब हम इसमें एक कोई मैटर, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह डाल देते हैं, तो फिर इसके पास क्या होता है, ये वाटर को रिमूव करने का भी काम करता है। मतलब आपके पास ये पानी को निकालेगा, ऑब्वियस सी बात है, जल भराव को भी कम करेगा, तो इसलिए ए और बी आंसर आता है। ठीक है, जब अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर की बात ना करता तो फिर यहाँ पे जो है पानी एकत्रित करने में ये सहायता करता। ठीक है ना, अभी के लिए आपके पास क्या है, क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं तो ये पानी को रिमूव करने के काम करेगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। और यहाँ पे है आपके पास
भारतीय मवेशी पूछा है। ठीक है, भारतीय मवेशी यहाँ पे जैसे कि जो हमारे पास फर्स्ट है ये एक गाय है। ठीक है, इस गाय के दूध में काफ़ी फैट मिलता है और ओमेगा वगैरह भी मिलता है, बॉस इंडिकस। और ये इसको कुबड़े वाली गाय भी शायद में भी हम इसका नाम देते हैं, हॉप वैक इसको बेसिकली नाम देते हैं इसको। बाकी चाहो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसको ब्राह्मण भी बेसिकली हम इसे नाम देते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम बोस टॉरस इंडिकस भी होता है। क्या बोला मैंने? बॉस टॉरस इंडिकस, इसका नाम ये भी होता है। बाकी जैसे बॉस वुबलेसिस हो गया, ये तो साइंटिफिक नेम होता है। और ये क्या है आपके पास एक, ये आपके पास एक भैंस है। कैसी है? भारवाहक टाइप की जो होती है ये भैंस हो जाती है। तो यहाँ पे एटलीस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जितने भी मवेशी टाइप के हैं, गाय की प्रजातियाँ कितनी हैं, ये मतलब टाइप्स क्या हैं, आपके पास भैंस वाली कितनी होती हैं, तो ये तो 100% एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास एनसीईआरटी के अलावा जितने भी कहीं अगर आपके पास मिलते हैं तो उन सारी चीज़ों को जो है आप रट लीजिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास, जैव कीटनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जैव कीटनाशक। ठीक है, तो पेस्टिसाइड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पेस्टिसाइड की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो हल्दी वगैरह यूज़ करते हैं, नीम की पत्तियाँ यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है करते होंगे सभी लोग, है ना। कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए जो है घरों में इन दो चीज़ों को यूज़ किया जाता है। हरित शैवाल आप सभी लोग जानते होंगे यार, ये मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, एज अ बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल भी होता है, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी हम इसे नाम देते हैं। और एक ये इस इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है, हम इसको एज अ बायो फर्टिलाइज़र की तरह भी हम इसमें काम करते हैं। और जो धान के खेत होते हैं बेसिकली हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं धान खेत में। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रहता है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी यहाँ पे देखो ब्लू ग्रीन एल्गी के काफ़ी टाइप्स होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं एनाबीना के बारे में, है ना। हम तो सिंपल क्या पढ़ते हैं, सभी लोग बस ये पढ़ते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होता है भैया, मोनेरा के अंदर आता है। लेकिन ओलोसिरा हो गया, कौन सा जो बायो फर्टिलाइजर की तरह हम इसमें यूज़ करते हैं, ओलोसिरा। ये कुछ नाम है इनके, बाकी हिंदी में इंग्लिश में इनको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये कुछ नाम है, ठीक। तो ये धान के खेत में हम इसे यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फंगस वगैरह के बारे में आप जानते हैं यार, ये काइटिन वगैरह के बनी हुई होती है इनकी लेयर। और साथ साथ में आपके पास ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर ये आ जाते हैं। बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी आपके पास प्रोकैरियोटिक में अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप 1 और 3 इसमें आंसर, फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें आंसर आप कर लीजिएगा। बाकी शायद मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जहाँ पे हम फंगस को भी यूज़ करते हैं, पर नहीं इतना मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते, इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो हमारे पास पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाता है। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और अभी हम बात कर रहे थे व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है और बृहद पोषक तत्व होता है। तो जिन पोषकों की मात्रा कम होनी चाहिए, ये गुणवत्ता अधिक होनी चाहिए। मैक्रो का मतलब होता है जिन पोषकों की मात्रा कम होनी चाहिए। कम नहीं मतलब इनके पास, आपके पास जिन कम गुणवत्ता और अधिक मात्रा चाहिए, यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास बन जाएगा जिन पोषक की जो अधिक मात्रा होनी चाहिए। हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहाँ पे आपके पास NPK, ये सारी चीज़ें जो है आपने पढ़ ली हैं, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट, आपके पास है विदेशी गाय की नस्ल आपको बताना है यहाँ पे, एग्जॉटिक ब्रीड। तो अगेन ऐसे क्वेश्चंस जैसे आपके पास जो जर्सी है ये एक ब्रिटिश नस्ल आप इसे कह सकते हैं, मतलब विदेशी नस्ल है ये जर्सी। इसी टाइप से आपके पास फ्राइजॉन, ये थोड़ा सा गलत होगा, ये फ्राइजॉन होगा। तो जो ये फ्राइजॉन है ये एक संकरण है, संकरण बोलते तो क्रॉस करवा के बेसिकली फ्राइजॉन को बनाए गए हैं। एक हमारे पास एक फ्राइजनिन होता है, ठीक है, फ्राइजनिन, ये इंग्लिश हिंदी में जो है आप नाम चेक कर लीजिएगा। और एक हमारे पास साहिवाल, इंडियंस जो हमारे पास ब्रीड है साहिवाल, इन दोनों के संकरण से बेसिकली इसको बनाया गया है। बाकी यहाँ पे जैसे जर्सी के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये आपके पास ब्रिटिश नस्ल है। एक मुर्रा आता है कभी कभार, रेड सिंधी के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। मुर्रा, तो मुर्रा क्या है आपके पास, ये आपके पास एक भैंस हो जाती है। तो इनको आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है, इनको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लिया गया तो आप इसको ईजिली कर भी सकते हैं। अच्छा, अभी हम पीछे बात कर ही रहे थे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, और बायो फर्टिलाइजर्स में आपको थोड़ा सा, बायो फर्टिलाइजर में नहीं मतलब ऐसे सिंपल सा जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, DDT वगैरह भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है हेप्टाक्लोर, एक होता है हेप्टाक्लोर, वहाँ ऐड कर लीजिएगा जो अभी हम जस्ट पीछे कर चुके हैं हेप्टाक्लोर। ये जो हेप्टाक्लोर होता है वो मलेरिया वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब मलेरिया से डील करता है ये। और यहाँ पे एक और आता है क्लोडीन, क्लोडीन, ठीक, ये दीमक वगैरह जब लग जाते हैं तो उसमें काम आता है। ठीक है, तो हम पीछे जो एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे जहाँ पे हमने बायो फर्टिलाइजर वगैरह की बात किया था, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की थी, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड वगैरह के बारे में। तो ये पेस्टिसाइड भी वहाँ पे जो है आप ऐड कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास जो रोस्टिंग होती है, देखिए रोस्टिंग तो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, भर्जन प्रक्रिया जिसे हम नाम देते हैं, कैल्सिफिकेशन हो गया, रोस्टिंग वगैरह हो गया। ऑक्सीकरण में आप सभी लोग जानते होंगे यार, ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे मिलेगी। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे पास पौधों का प्रोटीन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन वगैरह चाहिए होती है और वो अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद नाइट्रेट्स की फॉर्म में बेसिकली जो है प्लांट्स उसको ग्रैब कर लेते हैं। तो वो नाइट्रोजन और फिक्सेसिंग होती है वहाँ पे आपके पास बैक्टीरिया के थ्रू होती है, आप सभी लोग ये भी जानते होंगे। तो ये कब होती है, इसमें आपके पास जो है ऑक्सीजन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एंजाइम होता है बेसिकली वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद जो नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जो नाइट्रोजन होती है वो सिंपल आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ जाती है। बाद में यही आपका जो है नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्रेट्स का लास्ट में आपका जो है नाइट्रेट में कन्वर्जन होने के बाद आपका जो है प्लांट्स इसको ले लेते हैं। इतनी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके अलावा कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है भैया, जैसे आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे मेरे पास हो गया एक राइजोबियम है ना, ये भी अक्सर सब आपने पढ़ा होगा। क्या नाम बोलेंगे इसको, एजोनोवैक्टर या एजोटोबैक्टर, इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले इसको देखते रहिएगा। एजोटोबैक्टर और साथ साथ में आपके पास कभी नोस्टॉक भी एक आ जाता है, ठीक है। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जो है बैक्टीरियाज यूजफुल है या कौन से बैक्टीरियाज करते हैं, तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसके अलावा तो मैंने आपको 3 बताए, इसके अलावा और भी होते हैं, आप इनको इंटरनेट वगैरह में सर्च कर लीजिएगा। 10th वाला उर्वरक की अधिक प्रयोग से क्या होता है, देखिए उर्वरक अगर फर्टिलाइजर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्टिलाइजर यूज़ करने से हमारा जो है सॉइल का पॉल्यूशन होगा ही होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया सॉइल की जो फर्टिलिटी हो जाती है वो ख़त्म हो जाती है। अब जब ये फर्टिलाइजर होते हैं, सॉइल होती है, पानी वानी में चला गया, तो फिर वाटर पॉल्यूशन भी होता है और यूरोथ्रिफिकेशन भी एक प्रोसेस होती है। तो ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हो जाती हैं जब फर्टिलाइजर आप यूज़ करते हैं, तो फिर ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। यूरोथ्रिफिकेशन भी जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए यूरोथ्रिफिकेशन पढ़ना क्या है, यूरोथ्रिफिकेशन का मतलब सिंपल, जैसे आपके किसी तालाब वगैरह में या फिर कहीं पे भी जो हमारे प्लांट्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं, बस वही एक प्रोसेस होती है। तो अगर फर्टिलाइजर्स अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भैया जो ये प्लांट्स वगैरह ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो यही जो प्रोसेस होती है उसको यूरोथ्रिफिकेशन बोला जाता है। अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑल ना करके, ये चलिए अभी तो ऑल कर दिया है, लेकिन इसको याद रखिएगा आप, यूरोथ्रिफिकेशन का एक प्रोसेस है जहाँ पे आपके जो प्लांट्स वगैरह हैं वो ग्रो करते हैं। और फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये प्लांट्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। 11th की तरफ चलेंगे, और 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही निर्देशित पैटर्न पे उगाने को क्या बोला जाता है। तो देखिए एक तो हमारे पास एक मिक्स्ड क्रॉप होते हैं। मिक्स्ड क्रॉप का मतलब क्या होता है कि भैया हमारे पास एक ही खेत है, एक ही खेत में हमें 2 फसलों को उगाना, 2 जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उन्हें उगाना है। तो मिक्स्ड क्रॉप में आपके पास जैसे ये पूछा जा सकता है, गेहूं हो गया, चना हो गया, ये मिक्स्ड क्रॉप में आता है, मतलब गेहूं के साथ आप चना उगा सकते हैं। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आपके पास गेहूं हो गया और प्लस आपने सरसों जो है यहाँ पे उगा दिया, ठीक है। ये 2 चीज़ें आ सकती है। अंतरा फसलीकरण, इंटरक्रॉपिंग, इसमें क्या होता है आपके पास, इंटरक्रॉपिंग में मतलब आपको एक पैटर्न दे दिया जाएगा, मतलब जैसे एक फसल आप यहाँ पे उगा रहे हो इस टाइप से, और एक फसल आप यहाँ पे उगा रहे हो, ठीक है, ऐसे इस टाइप पे ग्रो करवा रहे हो, मतलब इनके बीच में एक पैटर्न है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपने मिक्स करके नहीं डालना, यहाँ तो मिक्स करके डाल दिया, किसी के बीच में भी डाल दिया, लेकिन यहाँ पे आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। उस पैटर्न के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फसल उगानी पड़ेगी। और इसमें आपके पास क्या आता है, इसमें आपके पास जैसे आपके पास सोयाबीन हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, भैया बताइए भैया इनमें जो इंटरक्रॉपिंग होगी किस किस के बीच में होती है, तो सोयाबीन हो गया आपके पास, सोयाबीन के साथ आप यहाँ पे जो है मक्का वगैरह इसे यूज़ करते हैं, ठीक। ऐसे एक आध फसलें और याद कर लीजिए ना, क्योंकि ये इसी टाइप से सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे आपको एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, अब पूछा जाएगा कि भैया इसमें बताइए कि इंटरक्रॉपिंग में आपकी कौन सी जो क्रॉप्स होते हैं वो उगाई जाती हैं, या कौन सा जो है पैटर्न होता है इंटरक्रॉपिंग में। तो फिर आपका यहाँ पे उस बेसिस पे जो है आंसर बनना चाहिए, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में शायद आपको बाजरा और लोबिया भी मिलेगा, बाजरा और लोबिया, तो ये आपको यहाँ पे ये 2 नाम जो है एटलीस्ट तो पता होने चाहिए कि मिश्रित क्या होती है, इंटर फसलीकरण क्या होता है। बाकी फसल चक्रण तो आप सभी लोग जानते होंगे, एक फसल के बाद दूसरी फसल को ग्रो करवा देना, वही क्रॉप रोटेशन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खरपतवार का उदाहरण क्या है, तो ये सारे के सारे जो हैं खरपतवार होते हैं। गोखरू हो गया, गाजर घास हो गया, अब देखो जैंथियम हो गया, पार्थिनियम हो गया, ये भी आपको यहाँ पे थोड़े याद जो है नाम याद रखने पड़ेंगे। साइरेनस रोटेंटस, इसी को मोथा को बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, वीड्स वगैरह होते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, जिनको जो है क्या करते हैं, फसल वगैरह के लिए भी प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि जो हमारी
न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं किसी भी हमारे क्रॉप्स को, वो ये ले लेते हैं। तो इन्हीं को वीड्स बोला जाता है, बेसिकली खरपतवार जो ऐसे उग जाते हैं कहीं पे भी। 13 पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, तो ये काफ़ी लोगों ने जो है गलत किया था ये क्वेश्चन। आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहा है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट लेयर जहाँ पे आप पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हो आप, क्रस्ट के बारे में पढ़ते हो। क्रस्ट हो गया, कोर क्यों बोल रहा हूँ, मेंटल हो गया, फिर आगे आपके पास कोर हो जाएगा, ये आपके बाहर वाला कोर, और एक फिर इनर वाला कोर भी हो जाता है, कुछ इस टाइप से बेसिकली ये चलेगा। तो बेसिकली हम इसी लेयर की बात कर रहे थे, हम वो एक्जोस्फेयर वाले की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आइनोस्फेयर भी मार दिया। हम बात कर रहे हैं स्थल मंडल के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर का मतलब क्या हो गया भैया, जो हमारे पास जो अर्थ का जो हार्ड वाला पार्ट होता है, ठीक है, अर्थ का मेरे पास जो कठोर पार्ट है, हम उसकी बात कर रहे थे। और बेसिकली हार्ड पार्ट किससे, ये आपका क्रस्ट हो गया और मेंटल हो गया, ये इनसे मिलके बना हुआ है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल से मिलकर जो बना हुआ हार्ड पार्ट बना हुआ है, तो हम इसकी बात कर रहे थे। तो आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोला जाता है। ये एटमॉस्फेरिक लेयर की बात नहीं कर रहा है कि जहाँ पे आपने बहिर्मंडल सोच के मार दिया, ठीक है। तो ये सही ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आइनोस्फीयर भी किया, तो यहाँ पे आपके पास गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे, और हु इज़ रेज फॉर मीट। मीट के लिए हम बात कर रहे हैं, मीट के लिए किससे पाला जाता है, तो भैया जो आप लोग चिकन वगैरह खाते होंगे तो ब्रॉलर होते हैं, ठीक है ना। ब्रॉलर मांस के लिए होता है, काफ़ी थिक होता है। और एक हमारे पास आता है इससे लेयर वाला, तो जो ये लेयर होता है ये आपके पास एग्स के लिए होता है, यानी अंडे के लिए किसे पाला जाता है भाई, तो लेयर आ जाता है। हैन मुर्गी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ब्रॉलर हो जाता है आपके लिए मांस के लिए। 15 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो है जितने भी एक्ट्स वगैरह आपके पास हैं, या जितने भी सम्मेलन वगैरह हुए हैं, कोप वगैरह, इनको आपको पढ़ लेना, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जहाँ पे भी आपको मिलते हैं ये सारी चीज़ें, जिसके पास जो भी हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसमें से आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं, ये सारे आपको सुमेलित मिलेंगे। विश्व जलवायु सम्मेलन हो गया, एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन हो गया, ये सारे आपके पास हो गया। ये आपके पास पृथ्वी शिखर सम्मेलन और सम्मेलन 1997, ये भी सही है। कार्बन व्यापार ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1987 में, आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पे ये जो था ये ओजोन लेयर से रिलेटेड था, ठीक है। कि मतलब भैया हमें ओजोन को प्रोटेक्ट करना है, जो हमारे पास CFC वगैरह होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको हमें इमिट नहीं करना है, सो दैट कि हमारे ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो ये ओजोन लेयर से आपके पास संबंधित था। 1987 में बोला गया था, 1989 में ये प्रभावी हुआ था। तो बाकी आपके पास यहाँ पे 16 सितंबर को यहाँ पे जो आता है वो आ जाता है आपके पास ओजोन दिवस, ठीक है, क्योंकि उसी दिन जो है इसको मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। फिर यहाँ पे जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हमने बात की थी। क्योटो प्रोटोकॉल, यही जो हम कार्बन व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से मिल जाएगा किताबों में, और ज़्यादा आप डीपी से पढ़ सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ये ग्रीन हाउस जो उत्सर्जन है, जैसे CO2 वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इनसे लेकर था कि यार इनको जो है इमिशन आपको कम करना है। तो यही तो है कार्बन इमिशन है। कब हुआ था ये, 1997 में आपका ये हुआ था, और 2005 में ये वैसे लागू हुआ था। बाकी इसके कुछ फेजेस होते हैं, जैसे एक जो फर्स्ट फेज़ आता है वो 2008 से लेकर के 2012 तक आता है। जो इसका सेकंड है वो आपके पास आता है 2012 से, जो इनके टारगेट्स होते हैं, ठीक है। ये 2020 में ये आपका समाप्त हो गया था। बाकी यहाँ पे चलिए खैर इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी वैसे टोक्यो सम्मेलन होता है, एक सॉटर डैम सम्मेलन आता है जो आपके पास था, खरपतवार और रसायनों से लेके था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप पढ़ लेना। ये थोड़ा सा आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, सो दैट कि आप इसको पढ़ पाएँ कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन जो है हमें छोड़ने नहीं है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछा जाता है। फर्टिलाइजर के अधिक प्रयोग से क्या होता है, शायद हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं हाँ शायद ये पहले भी आ चुका है। तो भैया फर्टिलाइजर से आपके पास क्या होता है, मृदा सॉइल प्रदूषण भी होता है, वाटर भी होता है, एयर में भी अगर ये चले गए, ठीक है, तो मतलब जो भी आपके पास केमिकल्स वगैरह होते हैं जो एयर के साथ मिक्स हो गए, तो वो एयर पॉल्यूशन भी हमारा वहाँ पे हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। द्वितीयक प्रदूषक की बात कर रहे हैं, देखिए पहले जो प्राइमरी प्रदूषक होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पास सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसकी जो ऑक्साइड होती है, सल्फर और हमारे पास जो नाइट्रोजन है, जो इसकी मेरे पास ऑक्साइड होती है, ये आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ये भी आपके पास प्राइमरी होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी आपके पास प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब जो डायरेक्टली आपके सोर्स से निकल रहे हैं, जैसे आप फॉसिल वगैरह जला रहे हो तो उसमें आपके पास सल्फर हो गया, ये मिल जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके डायरेक्टली पेट्रोल डीजल के जलने से मिल रहा है, तो ये प्राइमरी हो गए। इसी टाइप से सेकेंडरी यानी द्वितीयक जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो इन प्राइमरियों से मिलकर बनेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे O3 आ जाता, ओजोन, हम अभी बात कर ही रहे थे, पॉइजनस होता है भाई। इसी टाइप से हमारे पास आता है पैन वगैरह, प्रॉक्सी एसिल नाइट्रेट, ठीक। ये कब होता है, ये आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन के साथ जब जब आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में बात कर रहा था, और ये हाइड्रोकार्बन जब इसमें आपका सनलाइट गिरेगी, यानी सनलाइट यहाँ पे आएगी, तो उससे जो मिलेगा वो मिलेगा आपको पैन। तो इसलिए ये हमारे पास किस में आता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है।
फिर यहाँ पे एक और जो अच्छा क्वेश्चन है वो है आपके पास स्मॉग। स्मॉग, तो जो ये स्मॉग है ये किससे मिलके बनता है? ये आपके पास स्मोक और प्लस फॉग, ये दो चीज़ों से मिलके आपका बनता है। स्मॉग और फॉग से मिलके बनेगा आपके पास स्मॉग। इससे क्या होता है, वो आपका जो विजिबिलिटी हो जाती है वो उसको रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे अभी के लिए आंसर क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड भी आप इसे कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं होते। बाकी आपके पास पैन, स्मॉग, ओजोन ये आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। शीत भंडारों में फलों तथा सागों को सब्जियों का अपघटन कैसे होता है? कोल्ड स्टोर आप सभी लोग जानते होंगे यार। कोल्ड स्टोर में जो है किसी भी चीज़ को जो काफ़ी लंबे समय पर रखा जाता है। अब काफ़ी लंबे समय तक किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने को तो रखा जाता है, अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पे ख़राब नहीं होगी। भैया ख़राब तो होना ही है ना उसे। तो ये सदैव के समाप्त ये तो बिल्कुल हो जाएगा। इसको थोड़ा टेम्पररी ब्लॉक कर देते हैं सो दैट कि वो थोड़ा लंबे समय तक चल पाए और आपको उस सीज़न पे भी वो जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो पाए जिसमें वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। कुछ समय के लिए अवरुद्ध उसे कर जाता है, स्लोज डाउन। ठीक है, टेम्पररी ब्लॉकेट। ठीक है, स्लो डाउन बिल्कुल नहीं करेगा, कुछ समय के लिए हो जाता है, बाकी एक टाइम तो ऐसा आएगा ही वो जो खराब हो जाना है उसमें। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैविक रूप से हमारे पास देखिए जो ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, वो कहाँ पाया जाता है? देखो हमारे जो डीएनए होता है इसमें भी आपको लंबी चेन्स मिल जाएंगी जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसकी बनी हुई होती है। इसी टाइप से जो आरएनए में भी मिल जाएगा, डबल हेलिक्स होती है डीएनए में, आरएनए में भी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं वैसे, और लेकिन इसमें भी आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलेगा। बाकी आपको जो वाइटामिन्स होते हैं इनमें भी आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसे जो हमारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे वाटर में सॉल्युबल हैं, तो वहाँ पे आपको ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलते हैं, जिसका मतलब यहाँ पे जो आंसर बनेगा इसका ऑल जो है इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको जो है इनमें कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बाकी सैटरडे सभी लोग जानते हैं, सैटरडे को इन्वायरमेंट का टारगेट टेस्ट है, तो वहाँ पे जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ट्रीटीज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड हुई हैं, वो वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसका आपको जो है सेपरेट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।